दरअसल ये एक तरफ तो लगभग आधी सदी, लगभग 50 साल की पूरी एक राजनीतिक तपस्या है, और दूसरी तरफ एक सिरफिरा आदमी है जो अपने व्यक्तिगत जीवन में बेहद असफल हुआ, और एक ख़ास तरीके का फ्रस्ट्रेटेड जो यूथ था उस वक्त, उसमें से एक डिसग्रंटल्ड किस्म का लड़का निकला और सावरकर के डिज़ाइन पर और जो देश में माहौल पैदा किया गांधी की हत्या के बारे में आरएसएस और हिंदू महासभा और उसके पहले मुस्लिम लीग ने भी, मैं तीनों को जोड़ना चाहूँगा। उसमें एक लड़के ने आकर के 30 जनवरी 1948 को 5:17 पर गांधी को गोली मार दी। गोडसे का ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि उसने गांधी की हत्या की। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी का कोई दूसरा अचीवमेंट नहीं है। दूसरी तरफ गांधी के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो गांधी की ज़िंदगी के इतने सारे आयाम हैं जिन पर हम घंटों घंटों बात करते रह सकते हैं। और चूँकि मैं गांधी के लोगों से जुड़ा रहा हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मैं जानता हूँ कि कैसे आप गांधी को अपनी जीवन में उतारने वाले लोगों के साथ रह कर के हर समय ये आश्चर्यचकित होते रहते हैं कि क्या ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है। मैं अभी इस कार्यक्रम के बाद में शाहीन बाग जाऊंगा। सर्व सेवा संघ के एक पूर्व अध्यक्ष हैं अमरनाथ भाई, उनको लेकर के जाऊंगा। 86 साल की उम्र है। आप 86 साल की उम्र में आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो हमसे तेज़ चल लेते हैं और हमसे तेज़ बोल लेते हैं। और उसके पीछे की वजह यह है कि वो सूर्यास्त के बाद में कुछ खाते नहीं हैं, रात में एक गिलास दूध पीते हैं और 9 बजे सो जाते हैं। खाने के बाद में किसी सड़क पर भी अगर कार्यक्रम हो रहा होगा तो 20 मिनट की झपकी वो ज़रूर लेते हैं। ये उनके जीवन का नियम है। और एक बैग है, उस बैग के भीतर चना चबेना सब कुछ रखा रहता है। यानी अगर उनको अचानक किसी जगह पर 1 महीने के लिए रुकना पड़ जाए तो गांधी की ट्रेनिंग है कि आप 1 महीने आराम से सरवाइव करते रह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि गांधी ने ज़िंदगी के कितने आयामों पर बात की है, प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर खान पान से लेकर के और दिनचर्या तक। और हमारी मजबूरी ये हो गई है कि हमें बार बार आकर के गांधी और गोडसे पर ही बात करती रहनी पड़ती है। खैर, सबसे बड़ी बात इस संदर्भ में जो ये बनाम बनाया जाता है, निश्चित रूप से ये दो अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। विनोबा हमेशा कहते थे, विनोबा से जब कहा जाता था कि गोडसे एक व्यक्ति है, तो कहते थे नहीं, ये गलती मत करो, ये फ़िलासफ़रों की जमात है, इसके पीछे एक फ़िलासफ़ी है, उस फ़िलासफ़ी को हमें पहचानना पड़ेगा। और मज़ेदार बात यह है कि 1947-48 तक ये फ़िलासफ़ी एकदम एक मार्जिनलाइज्ड कॉर्नर्ड फ़िलासफ़ी थी, और धीरे धीरे आकर के 2014-15 के बाद में वो इस देश का डोमिनेंट नैरेटिव बनाने की उसको कोशिशें की जा रही हैं। बावजूद इसके इस देश का जो सबसे बड़ा डिस्कोर्स है वो गांधी है। और अभी CANRC के दौरान के जो प्रोटेस्ट हैं उसमें हमने देख लिया कि कैसे हमेशा गांधी को कोई नहीं मानता। हम लोगों का दुख ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं और गांधी की बात करते हैं तो हर किसी को गांधी से शिकायत है, लेकिन गांधी सबका प्रोटेस्ट का सिंबल भी है। CANRC के दौरान हम लोगों ने सैकड़ों पोस्टर्स गांधी के बनवाए थे, और हर परसुएशन के लोग आकर के कहते थे कि एक पोस्टर हमें आप गांधी का दे दीजिए, क्योंकि जब मार हो रही है, जब लड़ाई हो रही है, युद्ध चल रहा है, तो गांधी हिंदुस्तान के भीतर एक प्रोटेस्ट का सिंबल बन जाते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अगर आप किसी से भी गांधी पर बात करने पर बैठेंगे तो हर किसी को गांधी से कोई ना कोई शिकायत है। और यही गांधी की मुझे लगता है स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि उन्होंने कोई भी आयाम छोड़ा नहीं है जहाँ हर कोई उनका अनुसरण भी करना चाहता है और उनसे शिकायत भी करना चाहता है। तो जैसे अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ में आपकी शिकायत भी होती है और प्यार भी होता है, उस तरीके का रिश्ता गांधी का इस समाज के साथ में और इस समाज का गांधी के साथ में हमेशा रहा है। मैं 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा इस संदर्भ में कि एक तो हम लोग तमाम बार गांधी और गोडसे की बात करते हुए एक बड़ी मूलभूत गलती कर जाते हैं। आरएसएस, हिंदू महासभा का जो कम्युनलिज्म है, हमेशा नेहरू समझाते थे कि जो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता है वो राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़ के आती है। प्रेमचंद ने भी इस बात को अलग अलग तरीक़ों से कहा है कि जो राष्ट्रवाद का लबादा है, जो राष्ट्रवाद का मुखौटा है, कई बार हम उसको लेजिटिमाइज़ कर देते हैं। हम जब कभी भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मेरे खुद के कॉलेज के भीतर कई बार ऐसा होता है कि किसी खास विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति के बारे में कोई बच्चा कहता है कि सर वो ज़्यादा राष्ट्रवादी लगते हैं,
तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हमें लगता है कि जो हमारी कैटेगरीज थी, जो हमारा नेशनलिज्म था, वो इन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिया है और अभी हमारी मजबूरी है कि हमें नेशनलिज्म को भी रीअप्रोप्रिएट करना है और अभी तो हमें गांधी को भी रीअप्रोप्रिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने इतना बड़ा स्वच्छता अभियान में गांधी जी का पोस्टर लगा दिया और उसके बाद में गांधी जी के अधूरे सपनों का भारत बनाने के लिए CAA-NRC ले आए। जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि गांधी जी की अधूरी इच्छा थी कि वो जो हिंदू और सिख हैं वहाँ से आने वाले, उनको हम अपने देश में स्वागत करें। यानी मजबूरी। पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक बहुत प्रसिद्ध लेक्चर है गांधी पीस फाउंडेशन में, उन्होंने वो फ्रेज़ दिया था कि मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। तो कहते थे कि भाई ये मजबूती का नाम है, लेकिन मैं कभी कभी कहता हूँ कि नहीं सर, कभी उनके साथ हमेशा बात चलती है तो मैं बोलता हूँ नहीं, अभी तो देखिए कुछ लोगों के लिए मजबूरी का भी नाम महात्मा गांधी है, RSS के लिए तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है ही। क्या करेंगे, अगर आप गांधी का नाम नहीं लेंगे तो इस देश में आपको जो है वो वैधानिकता नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो चूक हमसे बार बार होती चली जाती है कि पिछले कुछ एक दशक के भीतर यूनिवर्सिटीज़ के भीतर राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को एक डेरोगेटरी कैटेगरी बना दिया गया। मतलब अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम लोग आज़ादी की लड़ाई के राष्ट्र से निकले राष्ट्रवाद की बात करते थे, तो हमें बड़ा हीन भावना से देखा जाता था कि अरे तो लगता है कुछ मंद बुद्धि किस्म के स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी नेशनलिज्म में फंसे हुए हैं, कुछ फैंसी टाइप का बताओ ना यार, हिस्ट्री ऑफ इमोशंस, हिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स टाइप पर काम करते। ये कहाँ कम्युनलिज्म और नेशनलिज्म वगैरह पे काम कर रहे हो, 70-80 साल पहले हो गया था। अब काम तो 70-80 साल पहले हो गया था, आफत 70-80 साल बाद आई। मतलब 2047-48 में सोचते थे कि अब तो निपट गया, जो हो गया, मतलब अब ख़त्म है कहानी, लेकिन अभी जा कर के 2014 में मुझे समझ में आता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी बात है, 1955 के दौरान नेहरू बहुत कोशिश कर रहे थे सोशलिस्टों को वापस लाने की। तो पहले जनरल इलेक्शंस में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो सोशलिस्टों को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो तुमको क्या लगता है, मैं तुमसे कंपटीशन में हूँ, मेरी तुमसे कोई प्रतिस्पर्धा होनी है। और फिर उन्होंने इशारा किया, ये जो छोटा सा एकदम टाइनी मार्जिनलाइज ग्रुप था जिसकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, चुनाव में जिन्होंने बड़ा ख़राब प्रदर्शन किया था, नेहरू ने 55 में ये इशारा किया था, ये ख़तरा है, ये बढ़ेगा, मैं इनसे लड़ना चाहता हूँ। और मुझे 55 के नेहरू याद आते हैं। मुझे लगता है कि वाकई कितना प्रोफेटिक था कि जब नेहरू कहते हैं कि अभी हमको इनसे लड़ना है और इनसे लड़ने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हमें मेहनत की ज़रूरत होगी। वो मेहनत की नहीं गई और आज हम लोग आकर के फिर से इसी कोशिश में लगे हैं कि 48 के बाद इस देश में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को हम ना दोहराएं। इसीलिए हम नेशनल मूवमेंट फ्रंट के लोग एक बहुत बड़ा कोलाज, रिप्रेजेंटेटिव कोलाज रखते हैं और हम कहते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल की एक कॉम्पोजिट लेगेसी है और उस लेगेसी में सब शामिल हैं, हम किसी को छोड़ नहीं सकते। तो उन सारी चीज़ों पर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात कि तमाम बार हम लोग जो वेस्टर्न एक्सपीरियंस है नेशनलिज्म का, जो पाश्चात्य दुनिया का जो अनुभव है राष्ट्रवाद के साथ में, उसी के हिसाब से, उसी के कैनन के हिसाब से हम हिंदुस्तान की समस्याओं को भी देखने लगते हैं। अगर आप यूरोप में चले जाइए, यूनिवर्सिटीज़ में, ब्रिटेन में चले जाइए, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, तो नेशनलिज्म की अगर आप बात करते हैं तो वाकई हर कोई नाक मुंह सिकोड़ लेता है, क्योंकि उन्होंने इस नेशनलिज्म की वजह से बहुत सारे टेरिटोरियल कॉन्फ्रंटेशन देखे। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा है और उन्होंने नेशनलिज्म के नाम पर ही जर्मनी और इटली का में तानाशाही और नाजीवाद और फांसीवाद को भी देखा है। तो उनका अनुभव एकदम अलग है। लेकिन अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में चले जाइए, आप अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और ख़ास तौर से एशिया और एशिया के अंदर भी आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चले जाइए, हमारा राष्ट्रवाद का अनुभव बिल्कुल भिन्न है और इसी वजह से वो बेहद प्रोग्रेसिव। और आप देखिए कि आज इतनी बड़ी लड़ाई के दौरान अगर हमारा सबसे बड़ा सहारा कोई है तो हमारा राष्ट्रवाद है, जो फ्रीडम स्ट्रगल से निकला हुआ राष्ट्रवाद है। जब हम गांधी की बात करते हैं तो हम बहुत सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गांधी, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, दरअसल वो आइडिया ऑफ इंडिया वेग नहीं है, उसके पीछे पूरा एक नेशनलिज्म का फाउंडेशन है। और वो नेशनलिज्म का जो फाउंडेशन है बहुत इंक्लूसिव है, बहुत ज़्यादा ओपन है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटरनेशनल कंपोनेंट है। मतलब उसके बाद नेहरू जब नाम बनाते हैं ना, तो देखिए आप पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का एक पूरा समूह है जो कहते हैं कि हमें इस शीत युद्ध की दुनिया में किसी भी खेमे के साथ नहीं जाना है, हमको अपने तरीक़ों से आगे बढ़ना होगा। तो यानी इस नेशनलिज्म को अगर हम समझने की कोशिश करें, 47-48 के दौरान
जब जब 46-47 के दौरान बाज़ाब्ता जब पार्टीशन हुआ है, और पार्टीशन के बाद में नक्शे बनाने की कोशिश है कि फाइनली क्या अपीयर होगा इस सम कॉन्टिनेंट के अंदर। आप अगर उसको टुवर्ड्स फ्रीडम का वॉल्यूम है, 46-47 का वॉल्यूम देखिए कि देश कितना फ्लूइड है, एकदम फ्लूइड कैटेगरी है। और मुझे लगता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब 19th सेंचुरी के आखिर में जब हमेशा कहते थे कि इंडिया इज़ अ नेशन इन द मेकिंग, भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, और वही बात 1947-48 में भी दिखाई देती थी कि भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, और 2020 में भी अगर मैं आपसे कहूं तो भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में भी है, क्योंकि जो बनता है वो बिगड़ भी सकता है ना। अभी बनने की ताकतों ने इस देश को खड़ा किया, और बिगाड़ने की ताकतें जो 47 के पहले मुस्लिम लीग के रूप में, जिन्ना के रूप में खड़ी थी, जो गोलवलकर के सावरकर के रूप में खड़ी थी, वही ताकतें फिर से जिंदा होकर के रीसरफेस हुई हैं, और फिर से बंटवारे का खतरा है। भारत नेशन इन द मेकिंग के संदर्भ में अगर देखें तो अभी तो कश्मीर को फिर से आपको जोड़ना पड़ेगा। इन्होंने जिस तरीके का सलूक किया है, आपको 2 दशक लगेंगे कश्मीर के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में कि नहीं, तुम्हें साथ में भी आपको यही काम करना पड़ेगा। यानी हमको तो इस नेशन बिल्डिंग का पेन पता है ना, क्योंकि हम फ्रीडम स्ट्रगल से अपनी एनर्जी ड्राइव करते हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने तो पहले दिनों से ही शाखा के भीतर लाठियाँ चलाईं और कहा कि अंग्रेज़ों के साथ तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी तो एक दिन हमको तो एक दिन मुसलमानों के ही दोयम दर्जे का नागरिक बनाना है। यही उनका जो ब्रांड था कम्युनलिज्म, वो यही था। अब इस संदर्भ में अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इस पूरे सिनेरियो को कि देश बनाने की ताकतें हैं और देश तोड़ने की ताकतें हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये कॉन्फ्रंटेशन नेशनलिज्म बनाम कम्युनलिज्म का है। ये जो बनाम है ये एकदम सीधा है, ये राष्ट्रवाद बनाम सांप्रदायिकता है। हम इसको अंध राष्ट्रवाद नहीं कहना पसंद करते, हम इसे सांप्रदायिक राष्ट्रवाद कहना पसंद नहीं करते, हम इसे धार्मिक राष्ट्रवाद भी कहना पसंद नहीं करते, क्योंकि आफ्टर ऑल तो आप उसको राष्ट्रवाद कह दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली राष्ट्रवाद नहीं है। फ्रीडम स्ट्रगल का जो राष्ट्रवाद है उसके खिलाफ काम करने वाली ताकतें, उसकी मुखबिरी करने वाली ताकतें राष्ट्रवादी नहीं हो सकती हैं। ये तो दरअसल गैर राष्ट्रवादी ताकतें हैं या राष्ट्रवाद विरोधी ताकतें हैं। 1947 के बाद इस समझदारी के साथ हमें जरूर चलना चाहिए, हालांकि हमारी कभी परंपरा नहीं रही। हम लोग हमेशा कहते हैं कि 30 जनवरी 1948 को अगर नेहरू ने कह दिया होता कि गांधी की हत्या करने वाले एंटी नेशनल हैं, क्या होता, उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे लोग। लेकिन ये हमारा चलन नहीं है। आप अपनी विचारधारा के साथ भी इस देश में जिंदा रहिए। हम कहेंगे कि फासिज्म इज़ अ इंडियन वेरिएंट ऑफ नाजिज्म, कम्युनलिज्म इज़ अ इंडियन वेरिएंट ऑफ फासिज्म। इसके बावजूद हम आपको एंटी नेशनल नहीं कहेंगे। हम नहीं कहेंगे कि आप राष्ट्रद्रोही हो, आप नेपाल चले जाओ, है ना। हम आपको पाकिस्तान या आपके किसी हिंदू राष्ट्र या कैलासा नहीं भेजना चाहते। आपको यहीं रहने का पूरा हक है, क्योंकि आप इसी देश का हिस्सा हो। तो इस बेसिक नैरेटिव के साथ हमें अपने नेशनलिज्म के साथ में इनके साथ सामने खड़ा होना होगा। आखिरी 1-2 बातें कि गांधी की जो शहादत है 30 जनवरी को हम में से बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि गांधी की हत्या क्यों हुई, गांधी की हत्या क्यों कर दी गई। आचार्य कृपलानी ने बड़ी पतली सी बुकलेट लिखी, शहादत का रास्ता, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से लिखा कि दरअसल जो व्यक्ति सत्य और अहिंसा का अलम लेकर निकलता है, दुनिया की खराब ताकतें उसको बर्दाश्त नहीं करती हैं, वो उसको मार देंगी। और उसी व्यक्ति की तपस्या पूरी होती है जिसको अंततः बुरी ताकतें मार देती हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि नेहरू इस मामले में बड़े अभागे रहे कि इस तरीके का नेचुरल डेथ उनका हो गया, लेकिन उनको भी कोई गोली वोली मार देता। हालांकि बाद में आरएसएस का वो जो मलयाली मुखपत्र है केसरी, उसने लिखा कि गांधी को गोली नहीं मारनी थी, नेहरू को गोली मारनी थी। तो मैं सोचता हूँ कि नेहरू का सौभाग्य होता कि उनको भी गोली मारी दी जाती। इस लड़ाई के भीतर जो सच की टेक लेकर के चले, जो अहिंसा की टेक लेकर चले, जो अच्छे उद्देश्यों की टेक लेकर के चले, जो आम गरीब हिंदुस्तानी की बात करके लेकर के चले, उस आदमी को एक दिन मरना है, उस आदमी को एक दिन मारे जाना है। गांधी ने अपने आप को मृत्यु के सामने प्रस्तुत कर दिया था। गांधी जानते थे कि उनको मार दिया जाएगा, और गांधी 1934 में पहला हमला गांधी के ऊपर इस तरीके का होता है जानलेवा हिंदुस्तान में, लेकिन गांधी हमेशा से इस बात को जानते थे। मैंने अभी तद्भव के लिए एक बहुत छोटा सा मैं
आत्म प्रचार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एक बहुत अनूठे आयाम पे मैंने एक बड़ा लंबा लेख लिखा है, सत्य, अभय और मृत्यु। गांधी के संदर्भ में ये लेख है कि कैसे दक्षिण अफ्रीका के समय से गांधी इस पर विचार करने लगे हैं कि मरना कैसे है, कितनी बहादुरी से मरना है। तो गांधी का जो 30 जनवरी है, उनकी शहादत को हम लोग बिल्कुल भी दुख के साथ याद नहीं करते, बड़े गर्व के साथ याद कर रहे। यह आत्मोत्सर्ग की, बलिदान की जो परंपरा है ना, इसमें फ़ख्र के साथ मरना है ना। क्यों? क्योंकि भगत सिंह जो है ना, वो गर्व के साथ मरे, अशफाक उल्ला खान गर्व के साथ मरे, डर के नहीं मरे। अगर कितनी छोटी छोटी फ्रेज होते हैं, उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। अब इसमें से आप हंसते हंसते निकाल दीजिए, उन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया, और उसमें से चूम लिया भी हटा दीजिए, तो वो फांसी के फंदे पे लटक गए। तो मौत का जो फर्क है वो देखिए कहाँ से आ रहा है, वो हंसते हंसते से आ रहा है, वो चूम लेने से आ रहा है, मृत्यु को अंगीकार करने से आ रहा है कि वो आ रही है और हम उसका निडरता से सामना कर रहे हैं। वो गांधी जब एटम बम के संदर्भ में, आप एक पत्रकार को, अमेरिकी जर्नलिस्ट को कहते हैं ना कि एटम बम का मैं मुकाबला कैसे करूँगा, मैं घुस जाऊँगा, मैं बाहर निकल जाऊँगा, खुले मैदान में भागते हुए उस एयरक्राफ्ट की तरफ देखूँगा बिना डरे हुए, ताकि पायलट को बम गिराते समय यह पता हो कि कम से कम एक इंसान था जो एटम बम से नहीं डरा। अब सुधीर चौधरी जैसे लोग कहेंगे कि गोबर का लेप लगा करके तहखाने में चले जाओ। अब हमारा नैरेटिव एकदम एकदम अल्टरनेट नैरेटिव, एकदम उल्टा नैरेटिव। हम लोग वो हैं कि हम आंख में आंख डालें। जामिया में जो वो लड़का है, मैं इस तरीके के लड़कों के नाम क्यों लूँ, उनको फेमस बनाने की, वो फेमस बनने के लिए ही आए हैं तमंचा लेकर मारने के लिए। वो जो लड़का है जो बढ़ रहा है उसकी तरफ, इतना नॉन वायलेंट जेस्चर है उसका, उसके शरीर में कोई अकड़ नहीं है, ढीला शरीर छोड़ करके वो तमंचे की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। मुझे नहीं पता उसने गांधी को कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा। गांधी का काम करने के लिए गांधी को पढ़ने ना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर गांधी को लेकर के घूमते हैं। निडरता से उस तमंचे के सामने खड़ा होने वाला वो लड़का मुझे बहुत गांधीयन लगता है। ये बहादुरी की परंपरा है, ये निडरता की परंपरा है, ये अभय की परंपरा है। हम लोग माफ़ी मांगने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग अपने काम का जो परिणाम, दुष्परिणाम, जो जिस संदर्भ में उसको समझना चाहे, वो उसको भुगतने वाले लोग हैं और ये कहने वाले लोग हैं कि इस सत्य की राह में अगर हमें अपना आत्मोत्सर्ग करना पड़ेगा तो मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है और आज़ादी और विभाजन के द्वैध के बाद 1947 के बाद में ये सबसे बड़ा समय आया है जब देश को वाकई इस तरीके के आत्मोत्सर्ग की ज़रूरत है। जब हम घोषित रूप से कैमरे के सामने ये कहें कि जो मैं कर रहा हूँ, मुझे ये पता है कि ये करते हुए मैं मारा जाऊँगा, लेकिन मुझे खुशी है कि अगर मैं मारा जाऊँ तो इस देश के काम आऊँगा। इस प्रतिज्ञा, इस प्रतिबद्धता के साथ उंगली कटा, नाखून कटा के शहीद नहीं होना है कि देखिए आज मुझे एक लाठी पड़ी और यहाँ पर लाल वाली बर्त पड़ गई है और मैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे फ़ोटो वोटो लगा रहा हूँ। वो नहीं करना है। ठीक है, उसका भी अपना वैल्यू है, लेकिन ज़्यादा हिम्मत के साथ इस काम को करना है। और 3 चीज़ें जो आखिर में ज़रूर कहूँ मैं, मेरा समय ख़त्म हो चुका होगा। हिंसा नहीं, वायलेंस को बिल्कुल भी हमें रिजॉर्ट नहीं करना है किसी भी कीमत पर, ना तो सत्ता की हिंसा की प्रतिहिंसा के रूप में और ना ही अपनी ओर से हिंसा के रूप में। दूसरा, अपने अपोनेंट के प्रति घृणा पैदा नहीं करनी है। ये गांधी की सिर्फ बात करके चले जाने से बात नहीं बनती है। अपने अपोनेंट के प्रति घृणा पैदा नहीं करनी है। और तीसरी चीज़ ये है कि विचार परिवर्तन की उम्मीद नहीं खोनी है। विचार परिवर्तन, गांधी इसको कई बार हृदय परिवर्तन कहते थे। विनोबा ने जब आंध्र प्रदेश से भूदान शुरू किया तो वहाँ बहुत सारे कम्युनिस्ट थे। वो क्या कहते थे, क्या जमींदारों का हृदय परिवर्तन करने निकले हो, हृदय परिवर्तन कैसे होता है? तो विनोबा कहते थे कि कार्ल मार्क्स तुमको लाठी लेके कम्युनिस्ट बनाने आए थे? किताब पढ़ी, विचार बदल गया, और तुमको जिसको विचार का परिवर्तन कहते हो उसको हम लोग हृदय का परिवर्तन कहते हैं। तो ये 3 मूल मंत्र गांधी के रखते हुए अपने हृदय के भीतर हमें इस लड़ाई में रहना होगा, इस लड़ाई में आगे खड़े होना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि 30 जनवरी के एकदम पास में खड़े होकर के ये रेजोल्यूशन दोहराना होगा कि ये लड़ाई आर या पार की लड़ाई है, इस देश को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि इस देश को मिटाने की ताकतें एक बार फिर से सर उठा करके खड़ी हैं और हम उनके खिलाफ टकराएंगे, उनसे लड़ेंगे और इस देश के लिए जान देने का ये मौका हम खोएंगे नहीं। ये हमारा गर्व होगा, ये हमारा हादसा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।